कालचक्र में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं आज की कहानी। भूतिया हॉस्पिटल जहां मरीज गायब हो जाते हैं। शहर के बिल्कुल बाहरी किनारे पर पुराने रेलवे ट्रैक के पार एक विशाल काली और वीरान इमारत खड़ी थी। ये वही जगह थी जिसे लोग अब सेंट आर्थर हॉस्पिटल के नाम से नहीं बल्कि भूतिया हॉस्पिटल कहकर पुकारते थे। 20 साल पहले यह शहर का सबसे प्रतिष्ठित अस्पताल था। सफ़ेद मार्बल की दीवारें, चमकते फर्श और हवा में फैली दवाइयों की गंध, सब कुछ यहाँ जिंदगी का एहसास दिलाता था। लेकिन फिर अचानक एक के बाद एक अजीब घटनाएं होने लगी। मरीज जो इलाज के लिए से के आते थे बिना किसी निशान के गायब हो रहे थे। पहली घटना को लोग महज एक हादसा समझकर भूल गए, लेकिन जब तीसरे हफ्ते में एक ही दिन में 3 मरीज गायब हुए तो दहशत पूरे शहर में फैल गई। परिवार वाले चिल्लाते, रोते, पुलिस के दरवाजे खटखटाते थे, लेकिन बिना सबूत के हर जांच वहीं खत्म हो जाती थी। फिर वह रात आई जिसने सब बदल दिया। एक नर्स जो कई सालों से यहाँ काम कर रही थी, रात की ड्यूटी के दौरान अचानक चीख उठी। वार्ड के बाकी स्टाफ भागकर वहाँ पहुँचे, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। नर्स गायब थी। बस उसके जूतों से टपकते गाढ़े लाल खून के धब्बे जो गलियारे से होते हुए ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे तक जाकर अचानक खत्म हो गई थी। उस घटना के बाद अस्पताल को बंद कर दिया गया। खिड़कियां और लकड़ी से जड़ दी गईं, दरवाजों पर भारी ताले लगा दिए गए और मुख्य गेट पर बड़ा सा बोर्ड टांग दिया गया, प्रवेश वर्जित, डेंजर। लेकिन बंद होने के बावजूद रात में वहां से आती चीखें, सरसराहटें और लोहे की रॉड खींचने जैसी आवाज़ें लोगों के डर को और गहरा करती रहीं। शहर के बूढ़े लोग कहते थे कि इस ज़मीन पर पहले एक कब्रिस्तान था जिसे जबरन खोदकर अस्पताल बनाया गया था और अब वह आत्माएं बदला ले रही थीं। लेकिन अफवाहों और अंधविश्वास के पीछे एक सच्चाई भी छुपी थी और वह इतनी गहरी थी कि जिसे जानना भी मौत को दावत देने जैसा था। सालों तक अस्पताल यूं ही सड़ता रहा, लेकिन अब कुछ अजीब होने लगा था। पिछले 2 महीनों में शहर में ऐसे लोग लापता होते थे जिनका आखिरी लोकेशन ट्रेस करते करते पुलिस हमेशा उसी पुराने अस्पताल के पास पहुंच जाती। किसी ने अंदर जाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन रात में टूटी खिड़कियों से हल्की हल्की रोशनी और सर्जिकल टूल्स की खनक की आवाज़ सुनाई देती थी, जैसे अंदर अभी भी ऑपरेशन हो रहे हों। अगले हफ्ते एक घटना ने सबको हैरान कर दिया। रेलवे ट्रैक के पास सुबह सुबह एक आदमी मिला जो पूरी तरह खून से लथपथ था, लेकिन उसके शरीर पर कोई घाव नहीं था। उसने मरने से पहले बस इतना कहा कि वे मुझे वापस ले जाएंगे कमरे नंबर 13 में, और उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। शहर की भीड़ में कोई भी यह जानने की हिम्मत नहीं कर रहा था कि कमरे नंबर 13 के पीछे क्या था, लेकिन उस कमरे का सच आने वाले दिनों में पूरे शहर के लिए सबसे भयानक बनने वाला था। उस रात बारिश की बूंदें सेंट आर्थर हॉस्पिटल की टूटी खिड़कियों से टकरा रही थीं। गेट के बाहर खड़े पुराने लोहे के लैंप पोस्ट की टिमटिमाती रोशनी कभी जलती, कभी बुझती, जैसे खुद भी डर के साए में कांप रही हो। दूर रेलवे ट्रैक पर से आती ट्रेन की सीटी उस खामोशी में और भयानक गूंज पैदा कर रही थी। शहर के किनारे रहने वाला एक बुजुर्ग चौकीदार जो अस्पताल बंद होने के बाद भी पास की छोटी झोपड़ी में रहता था, उस रात कुछ अजीब महसूस कर रहा था। उसकी आंखें बार बार गेट के पार अंधेरे में खोए अस्पताल के मुख्य दरवाजे पर जा रही थी। अचानक हवा के एक ठंडे झोंके ने उसके पैरों के पास रखी लालटेन बुझा दी। उसी पल अस्पताल के तीसरी मंजिल के कोने वाले कमरे में हल्की सी रोशनी झलकी। वो वही मंजिल थी जहां कमरा नंबर 13 था। रात के अंधेरे में अस्पताल से आती हुई रोशनी देखकर चौकीदार की सांस तेज हो गई। उसने गेट की ओर नजर डाली। ताला जंग से जकड़ा हुआ था, लेकिन चाबी उसी के पास थी। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन दिल की धड़कन बढ़ गई थी। वो आगे बढ़ा और जैसे ही उसकी उंगलियां ताले को छुईं, अस्पताल के अंदर से लोहे की रॉड खिसकने की आवाज़ आई। आवाज़ धीमे धीमे गलियारे से उतर कर ज़मीन तक आई और फिर अचानक बंद हो गई। बारिश और तेज़ हो चुकी थी। बिजली आसमान में चमकी और उसी पल तीसरी मंजिल की खिड़की पर एक परछाई दिखाई दी, लंबी, दुबली और ऐसे झुकी हुई जैसे गर्दन की हड्डी टूट चुकी हो। लेकिन उसके सिर पर सफ़ेद सर्जिकल कैप थी और शरीर पर गहरे लाल दागों से भरा डॉक्टर का कोट। चौकीदार की आंखें फैल गईं और उसने तुरंत गेट से हटकर झोपड़ी की ओर दौड़ लगाई। लेकिन उसके भागने से पहले उसके कानों में एक आवाज़ गूंजी, धीमी लेकिन साफ, कमरा नंबर 13। वो झोपड़ी में घुसा, दरवाज़ा बंद किया और कांपते हाथों से लालटेन जलाई। लेकिन जैसे ही रोशनी फैली,
उसने देखा कि उसकी पुरानी लकड़ी की मेज पर कीचड़ से भरे पैरों के गीले निशान पड़े हैं जो सीधे उसकी ओर बढ़ते आ रहे थे, और फिर वहीं रुक गए, जैसे कोई उसके बिल्कुल सामने खड़ा हो लेकिन दिख नहीं रहा हो। उस रात के बाद अगले दिन सुबह चौकीदार की झोपड़ी खाली मिली। मेज पर सिर्फ कीचड़ से बना एक शब्द लिखा था, 13। गेट अब भी बंद था, लेकिन रात में चौकीदार की गुमशुदगी की खबर पूरे इलाके में फैल चुकी थी। लोग फुसफुसाते हुए बोलने लगे कि उसने कुछ देखा था जो इंसान के देखने लायक नहीं था। किसी ने कहा कि वह मर चुका है, और किसी का कहना था कि वह कमरे नंबर 13 के भीतर खींच लिया गया था। अस्पताल के अंदर की गलियारों में दशकों की धूल जमी थी, लेकिन जगह जगह पर अजीब गीले पैरों के निशान थे। रिसेप्शन टेबल पर अब भी पुराने रजिस्टर पड़े थे। पीले पड़ चुके पन्नों में मरीजों के नाम, उम्र और बीमारियां दर्ज थीं। ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे आधे खुले थे। अंदर टूटी अलमारियां, गिरे हुए स्ट्रेचर और फर्श पर जमी जंग की मोटी परत थी। लेकिन कोने में पड़ी एक पुरानी व्हील चेयर पर अभी भी ताज़ा और गाढ़ी खून की बूंदें जमी थीं। अस्पताल में डॉक्टर ईशान मल्होत्रा नाम के एक प्रसिद्ध सर्जन था, लेकिन अचानक उसकी ख्याति पर सवाल उठने लगे जब कई मरीज उसकी देखरेख में गायब हो गए। रिपोर्ट्स में लिखा था कि उसने प्रयोगात्मक इलाज के नाम पर कई मरीजों पर गुप्त ऑपरेशन किए, लेकिन कोई भी मरीज कभी वापस नहीं आया। एक रात डॉक्टर मल्होत्रा खुद भी उसी कमरे के भीतर गायब हो गया। उसके बाद अस्पताल का पतन शुरू हो गया, और कुछ ही सालों में यह जगह मौत और रहस्य का पर्याय बन गई। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि डॉक्टर मल्होत्रा की मौत या लाश का कोई सबूत कभी नहीं मिला। लोगों का दावा था कि आज भी रात के समय उस कमरे के भीतर से उसकी धीमी थकी हुई सांसें सुनाई देती हैं, जैसे वह अब भी ऑपरेशन करने की तैयारी कर रहा हो। एक दिन शहर के एक फोटोग्राफर आदित्य इस अस्पताल आया, जो अपने कैमरे में इस जगह के रहस्य कैद करना चाहता था। वो टॉर्च लेकर अंदर प्रवेश किया। तभी वार्ड नंबर 9 के पीछे से एक पुराना जंग लगा स्ट्रेचर खुद ब खुद हिलने लगा। उसके पहियों से घिसटने की आवाज़ लंबी और धीमी थी, जो पूरे अस्पताल में गूंज रही थी। उस दरवाजे के आसपास की हवा ठंडी, भारी, बदबूदार थी, जैसे सड़ी हुई चीज़ें अंदर बंद हों। दरवाजे पर लगे ताले पर ताज़ा खून की कुछ बूंदें जमी थी, जो नीचे फर्श पर टपक रही थी। अचानक दरवाजे के भीतर से धातु के टकराने की आवाज़ आई, जैसे कोई ऑपरेशन टेबल पर रखे सर्जिकल टूल्स को देख रहा हो। आदित्य के कदम रुक गए। उसके कानों में एक लंबी, ठंडी, खिंचती हुई सांस की आवाज़ आई, जैसे कोई मंत्र पढ़ रहा हो। अचानक एक कमरे के भीतर से हल्की सी रोशनी चमकी, और कमरे के बाहर लिखा हुआ नंबर 13 का लाल रंग जैसे और गहरे हो गए। अचानक रोशनी के भीतर से एक परछाई दिखाई दी। वह दिखने में इंसान जैसी लगती, लेकिन गर्दन के पास से उसका सिर अजीब तरह से मुड़ा हुआ था, जैसे रीढ़ की हड्डी टूटी हुई हो। फिर सब कुछ अचानक शांत हो गया और रोशनी बुझ गई। अस्पताल के अंदर गलियारे के बीचों बीच वह पुराना जंग लगा स्ट्रेचर अब भी खड़ा था, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। स्ट्रेचर के पहियों के नीचे धूल नहीं थी, लेकिन उसके चारों ओर छोटे छोटे पैरों के निशान थे, गीले, नंगे और आकार में बच्चों जैसे, जो सीधे कमरे नंबर 13 की ओर जाते थे। आदित्य ने 13 नंबर रूम के दरवाजे के पास पहुंचा और ताले को छुआ। एक पल के लिए लगा कि दरवाजे के पीछे किसी ने आह भरी, लंबी, धीमी और इतनी नज़दीक से कि जैसे सांस सीधे उसके कान में आ रही हो। उसने ताले को खोलने की कोशिश की, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि ताला बिना ज़्यादा जोर लगाए ही खुल गया। दरवाज़ा आधा खुलते ही भीतर से ठंडी हवा का एक तेज़ झोंका बाहर आया, जिसमें मिट्टी, जंग और किसी अजीब रासायनिक द्रव्य की गंध मिली हुई थी। अंदर का पहला नज़ारा किसी साधारण कमरे जैसा नहीं था। दीवारें हल्के पीले रंग की थीं, लेकिन उन पर जगह जगह गहरे लाल धब्बे फैले थे, जैसे खून दीवार में समा गया हो। कमरे के बीचों बीच एक पुराना ऑपरेशन टेबल था। उसके ऊपर जंग लगे औजार फैले थे, स्कैल्पेल, कैंची और हड्डी काटने वाले भारी ब्लेड। कमरे के कोने में एक लोहे की अलमारी थी, जिसका दरवाज़ा आधा खुला था। भीतर की अंधेरी जगह से धीमी सी खड़खड़ाहट की आवाज़ आ रही थी, जैसे हड्डियां हिल रहा हो। आदित्य के हाथ कांपने लगे और उसी क्षण दरवाज़ा अपने आप तेज़ी से बंद हो गया। अब कमरे के अंदर सिर्फ वह था। घना अंधेरा था और सड़ती हुई सांसें की बदबू थी। कमरे की खामोशी अस्वाभाविक थी। आदित्य ने टॉर्च से कमरे को देखते देखते बाईं दीवार की ओर गया और वहाँ एक सुरंग जैसा रास्ता दिखा। उस सुरंग से नमी और सड़ी हुई मांस की गंध बाहर आ रही थी। उसने सावधानी से कदम बढ़ाया। फर्श पर गीली चिपचिपी परत थी।
जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, अंधेरा इतना गहरा होता गया कि टॉर्च की रोशनी भी मुश्किल से आगे जा रही थी। सुरंग आगे एक बड़े गोल कमरे में खुल गई। यह जगह किसी गुप्त कक्ष जैसी लग रही थी। चारों तरफ लोहे के टेबल, जिन पर अधूरे कटे फटे शव रखे थे। कुछ के पेट खुले हुए थे, जिनमें अजीब तरह से धातु के उपकरण लगाए गए थे, जैसे किसी ने उन्हें जीवित रखने की कोशिश की हो। कमरे के बीचों बीच एक लंबी मेज थी, जिसके ऊपर किसी का शरीर पड़ा था, लेकिन उसका सीना धीरे धीरे उठ गिर रहा था, मानो वह अब भी सांस ले रहा हो। टेबल के सिरहाने एक ऊंचा दुबला पतला शख्स खड़ा था। उसका चेहरा सर्जिकल मास्क से ढका था, लेकिन आंखें बिल्कुल पीली थी। उसकी उंगलियां लंबी और हड्डीदार थीं, जिनमें जंग लगे औजार पकड़े थे। वह बहुत धीरे, बड़े ध्यान से उस शरीर की त्वचा पर चीरा लगा रहा था, लेकिन वहां से खून नहीं, बल्कि काला गाढ़ा तरल बह रहा था, जिसकी गंध इतनी जहरीली थी कि सांस लेना मुश्किल हो गया। उस शख्स ने अचानक सिर उठाया। उसकी आंखें सीधी टॉर्च की रोशनी में पड़ी और फिर बिना कुछ कहे उसने औजार टेबल पर रखा और अपनी लंबी उंगलियों से बाहर की ओर इशारा किया। आदित्य का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने पीछे मुड़कर देखा कि जिस सुरंग से वो आया था अब वो बंद हो चुका था। अचानक कमरे की हर टेबल पर पड़े शव एक साथ हिलने लगे। कुछ के सिर घूम गए, कुछ के हाथ उठ गए और उनके खाली काले आंखों के गड्ढों से मोटे मोटे कीड़े बाहर निकलने लगे। और उस लंबी उंगलियों वाले शख्स को देखकर लग रहा था कि वह अगले ऑपरेशन के लिए तैयार हो रहा हो। आदित्य के पांव मानो जमीन में गड़ गए थे। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और टॉर्च का किरण अब कम हो रहा था। चारों तरफ पड़े शव अब धीरे धीरे उठने लगे थे। कमरे के बीच खड़ा लंबी उंगलियों वाला शख्स अब सीधा आदित्य की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगा। अचानक दीवार के एक कोने में रखी लोहे की ट्रॉली खिसकने लगी। उसके नीचे से एक और गुप्त रास्ता खुल गया, जो हॉस्पिटल के और गहराई में जा रहा था। लंबी उंगलियों वाला डॉक्टर उस ओर देखने लगा, फिर अपनी नंगी हड्डीदार उंगली से आदित्य को इशारा किया नीचे जाने के लिए। उसने मन ही मन सोचा कि शायद यही मौका है भागने का, लेकिन तभी उसकी पीठ पर कुछ ठंडा और गीला सा लिपट गया। उसने पलटकर देखा कि पीछे जो शव पहले हिल रहे थे, उनमें से एक अब पूरी तरह खड़ा हो चुका था और उसकी रीढ़ पर अपनी ठंडी हड्डीदार उंगलियां रखा हुआ था। उस शव की खाली आंखों के गड्ढों से अचानक गाढ़ा काला धुआं निकल के धीरे धीरे आदित्य के चेहरे की ओर बढ़ने लगा। अचानक जैसे सब कुछ धुआं में गायब हो गया। उसने जल्दी से अपनी टॉर्च उठाई और उस सुरंग की तरफ सावधानी से उतरना शुरू किया। जैसे जैसे वह नीचे पहुंचा, उसके कानों में अजीब आवाज़ें आने लगीं। शब्द साफ नहीं थे, जैसे किसी प्राचीन भाषा में मंत्रोच्चार हो रहा हो। सीढ़ियां खत्म होते ही सामने एक विशाल अंधकार में डूबा हॉल था। उसकी छत इतनी ऊंची थी कि टॉर्च की रोशनी वहां तक नहीं पहुंच पा रही थी। हॉल की दीवारों पर पुरानी धातु की पाइपलाइनें, अजीब मशीनें और हड्डियों से बनी सजावटें थीं। हॉल के बीचों बीच एक गोल पत्थर का मंच था, जिस पर अजीब आकृतियां खुदी थीं। उन आकृतियों में इंसान, जानवर और कुछ ऐसे जीव भी थे जो आदित्य ने कभी नहीं देखा था। मंच के चारों ओर लोहे के पिंजरों में पुराने सड़े गले बिस्तर पड़े थे, जिन पर सफ़ेद चादरें ढकी थीं, लेकिन चादरों के नीचे कुछ था। आदित्य जैसे ही पास गया, एक चादर अचानक सरक गई। अंदर एक ऐसा मरीज था जिसकी आंखें बिल्कुल काली थीं, जैसे दो गहरे कुएं, और उसकी त्वचा मोम जैसी सफ़ेद। उसकी नसें काली और मोटी होकर बाहर उभर आई थीं, और हर सांस के साथ उसकी छाती के अंदर कुछ धड़कता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन वह दिल नहीं था, बल्कि कोई और जीव था जो उसके अंदर रेंग रहा था। आदित्य को महसूस हुआ कि यह कोई हॉस्पिटल नहीं, बल्कि एक भूमिगत शहर है, जहाँ इंसान नहीं बल्कि इंसानों के शरीर में रहने वाले दूसरे जीव रहते हैं। और जो मरीज अस्पताल से गायब होते हैं, वह यहाँ लाए जाते थे ताकि इन जीवों का हिस्सा बन सकें। हॉल से निकलते ही एक लंबा घुमावदार गलियारा शुरू हुआ। गलियारे के अंत में एक भारी लोहे का दरवाज़ा था, जिस पर अजीब प्रतीक खुदे थे। वे प्रतीक टॉर्च की रोशनी पड़ते ही जैसे जिंदा हो उठा, और उनमें से लाल, नीली और हरी रोशनी निकलते ही दरवाज़ा धीरे धीरे खुल गया। अंदर एक विशाल कक्ष था, जिसके बीचों बीच एक ऊंचा काले पत्थर का सिंहासन रखा था। उस पर बैठा था एक बेहद लंबा दुबला पतला आकृति। उसका शरीर इंसानी लग रहा था, लेकिन चेहरा पूरी तरह हड्डियों से बना था। उसकी आंखों की जगह गहरी खाई थी, जिसमें नीली आग जल रही थी। सिंहासन पर बैठी वह आकृति धीरे धीरे खड़ी हुई और अपने हड्डियों जैसे हाथ फैलाकर हवा में कुछ मंत्र फुसफुसाई। अचानक मेज पर पड़े सभी शरीर एक साथ झटके से उठ बैठे।
उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन वो सब चल रहे थे, जैसे अदृश्य धागों से नियंत्रित कठपुतलियां। उसने अपनी गहरी गूंजती हुई आवाज़ में कहा कि यह हॉस्पिटल ऊपर से एक सामान्य इमारत है, लेकिन नीचे यह उसका साम्राज्य है। हर वो मरीज जो ऊपर गायब हो जाता है वास्तव में यहाँ लाया जाता है, लेकिन वह उन्हें मारता नहीं, बल्कि उनकी आत्माओं को निकालकर एक विशेष जीवित द्रव्य में कैद कर देता है और उनके शरीर को एक वाहक बना देता है जिसमें उसकी इच्छानुसार कोई भी आत्मा डाली जा सकती है। उसने यह भी कहा कि सैकड़ों साल पहले जब इस जमीन पर एक महामारी फैली थी, तो गांव वालों ने अपने बचाव के लिए एक अंधेरे की देवता से सौदा किया था। उस सौदे के बदले में हर पीढ़ी में कुछ लोग बलिदान के रूप में इस हॉस्पिटल में भेजे जाते थे। अब आदित्य को एहसास हुआ कि यह कोई साधारण रहस्य नहीं, बल्कि पीढ़ियों से चलती आ रही शापित कहानी है, जिसमें ऊपर के लोग भी अनजाने में शामिल हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तब सामने आई जब मृतकों के चिकित्सक ने कहा, आज जो नीचे आया है वह केवल गवाह नहीं, वह अगला वाहक है। लोहे के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। मृतकों का चिकित्सक अपने सिंहासन के पास पहुंचा और वहां रखे एक पुराने लोहे के संदूक को खोला। अंदर एक काले रंग का शीशे जैसा बर्तन था, जिसे लेकर वो आदित्य की तरफ ही बढ़ रहा था। लेकिन तभी आदित्य की नज़र कमरे के कोने में पड़े एक पुराने लकड़ी के बॉक्स पर पड़ी। उस पर एक अजीब सा सुनहरा प्रतीक बना था, जो उसने हॉस्पिटल के बाहर पुरानी दीवार पर देखा था। वह बक्सा में शायद इस जगह का असली रहस्य छुपा हुआ था। लकड़ी का वह बॉक्स धूल और खून के सूखे धब्बों से ढका था, मानो उसे दशकों से किसी ने छुआ ही ना हो। आदित्य ने जैसे ही धीरे धीरे बॉक्स की ओर बढ़ा, मृत शरीरों को हलचल शुरू हुई, जैसे वे इस बॉक्स के खुलने से डर रहे हों। उसने कांपते हाथों से ढक्कन उठाया। अंदर एक मोटा चमड़े में बंधा हुआ पुराना रजिस्टर था। पन्ने पीले और नमी से सिकुड़े हुए थे, लेकिन उन पर लिखी स्याही अभी भी ताज़ा लग रही थी। पहला पन्ना खोलते ही उसकी रगों में ठंडक दौड़ गई। उसमें हॉस्पिटल के मरीजों की पूरी सूची थी, लेकिन हर नाम के आगे लाल स्याही से एक तारीख और गायब लिखा था। लेकिन डर की असली लहर तब उठी जब उसने आखिरी पन्ना पर अपना नाम देखा, और तारीख आज की थी। अचानक आदित्य को बॉक्स के एक छोटा सा गुप्त खांचे में सुनहरे प्रतीक वाला धातु का सिक्का नजर आया। आदित्य ने जैसे ही उस सुनहरे सिक्के को हाथ में लिया, पूरी इमारत जोर से हिलने लगी और हवा जले हुए मांस की गंध से भर गई। उसने हिम्मत कर आखिरी बार दौड़ लगाई। वह गलियारों से भागता हुआ सुरंग से बाहर निकलकर हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर तक पहुंचा। वहां एक विशाल शीशे की दीवार थी। अंदर वही मृतकों का चिकित्सक खड़ा था, जिसके चेहरे पर मुस्कान और आंखों में सर्द नफरत थी। अचानक उस चिकित्सक ने अपनी हथेली हवा में उठाई और शीशे के उस पार से आदित्य ने देखा कि ऑपरेशन टेबल पर वह खुद लेटा हुआ था। उसकी छाती चीर कर दिल बाहर निकाला जा चुका था और चारों ओर खून फैला हुआ था। उसका शरीर वहीं जम गया। उसने कांच पर हाथ मारा, लेकिन दूसरी तरफ उसका मरा हुआ शरीर आंख खोलकर मुस्कुराने लगा। सुनहरे सिक्के की चमक अचानक बुझ गई। अगली ही पल सन्नाटा छा गया। जब उसने आंखें खोली तो पाया कि वह उसी बॉक्स के पास बैठा है। रजिस्टर अभी भी उसके सामने खुला था और उसमें नए नाम की एंट्री हो चुकी थी, आदित्य, वो खुद। किसी की आंखें अब उन लाशों की तरह नीली चमक रही थी। हॉस्पिटल फिर शांत था, मानो वहां कभी कुछ हुआ ही ना हो। दरवाज़ा बाहर से खुद ब खुद बंद हो चुका था। अब आदित्य भी आने वाले नए मरीजों का इंतज़ार करने लगा, क्योंकि इस हॉस्पिटल में एक बार आने के बाद कोई कभी वापस नहीं लौटता। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करके बताएं। ऐसे ही और भूतिया कहानी सुनाते रहेंगे आपको।